हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सूरज और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पार्ट 2 में कोशिका के पार्ट 2 में हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम पार्ट 3 में यूकैरियोटिक कोशिका में पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, यानी कोशिका का दूसरा प्रकार यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, कोशिका का पार्ट यानी यूकैरियोटिक कोशिका में हम दो प्रकार की सेलों के बारे में पढ़ेंगे। कितने प्रकार की? 2 सेलों के बारे में। एक तो हो गया तो प्लांट सेल, एक हो गया आपका एनिमल सेल। क्या दोस्तों? एक हो गया प्लांट सेल, एक हो गया एनिमल सेल। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के बीच मैं आपको मेजर डिफरेंसेस बता देता हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि प्लांट सेल कौन सी है और एनिमल सेल कौन सी है। फिर आपको डिफरेंसेस बताने के बाद फिर मैं आपकी कोई सी भी सेल में स्टार्ट कर दूंगा, या तो ये ले लेंगे या ये ले लेंगे। बात दोस्तों एक ही होगी। अगर जो इसमें पाया जाएगा वो इसमें ही पाया जाएगा, जो इसमें पाया जाएगा वो इसमें ही पाया जाएगा। ठीक है, डिफरेंसेस बताने के बाद मैं आपका कोई या तो एनिमल सेल ले लूंगा या प्लांट सेल ले लूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, यूकैरियोटिक दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं। एक तो होता है प्लांट सेल, एक होता है एनिमल सेल। मेजर डिफरेंस देखो पहले दोस्तों। जो प्लांट सेल होती है, ठीक है, प्लांट सेल में क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेल वॉल। क्या पाई जाती है? सेल वॉल, यानी आउटर लेयर पाई जाती है। क्या दोस्तों? आउटर लेयर। क्या पाई जाती है? आउटर लेयर। और इसके अंदर क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन। क्या दोस्तों? सेल मेम्ब्रेन। क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन। समझ में आई दोस्तों? जबकि एनिमल सेल के अंदर सिर्फ क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन। क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन। क्या पाई जाती है दोस्तों? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर जो कोशिका होती है उसके अंदर सबसे बाहरी परत कौन सी पाई जाती है? सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति। कौन सी दोस्तों? कोशिका भित्ति, जो कि आउटर लेयर होती है, सबसे बाहरी परत होती है। अंदर की तरफ पाई जाती है कोशिका झिल्ली, यानी सेल मेम्ब्रेन। क्या दोस्तों? कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली। और एनिमल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, आउटर लेयर सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन। इसमें सिर्फ एक ही परत पाई जाती है, इसमें जबकि इसमें 2 परत पाई जाती है। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस है वैक्यूल्स। क्या दोस्तों? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, यहां लिख लो आप। क्या लिखोगे? वैक्यूल्स को रिक्तियां। क्या लिखोगे दोस्तों? रिक्तियां। रिक्तियां। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर जो रिक्तियां हैं या वैक्यूल्स जो बड़ी पाई जाती हैं, किसकी अपेक्षा? किसकी अपेक्षा? एनिमल की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? एनिमल। प्लांट सेल के अंदर दोस्तों वैक्यूल्स बड़ी व अस्थायी होती है। ठीक है, इसकी बजाय यानी इसके तुलना में जो एनिमल सेल है उसके अंदर परिपक्व पौधों में छोटी, क्या दोस्तों? छोटी और स्थायी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? छोटी और स्थायी पाई जाती है। तीसरा मेजर डिफरेंस दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट। क्या दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट। क्या दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, यानी प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित नहीं होता, यानी एब्सेंट होता है। एबी का मतलब एब्सेंट। ठीक है दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट होता क्या है? क्लोरोप्लास्ट हिंदी में से बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं दोस्तों? हरित लवक। क्या बोलते हैं? हरित लवक। मतलब जो पौधों की पत्तियों का जो हरा रंग होता है ना दोस्तों, वो किसके कारण होता है? हरित लवक के कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण। किसके कारण? हरित लवक के कारण, यानी क्लोरोप्लास्ट के कारण। ठीक है, अब इसमें एब्सेंट क्यों है? क्योंकि इसमें एनिमल जंतु यानी मनुष्य पाए जाते हैं एनिमल सेल के अंदर, तो वो क्या हरे होते हैं क्या दोस्तों? इसलिए इसमें क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। ठीक है, और इसमें प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों अब आगे और डिफरेंसेस देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। मेजर डिफरेंस में 3 डिफरेंस बता चुका था, और डिफरेंस देखो। सामान्य एनिमल सेल और प्लांट सेल। क्या दोस्तों? एनिमल सेल और प्लांट सेल। ठीक है। पहला डिफरेंस, सामान्यतः ये आकार में कैसी होती है? छोटी होती है। जंतु कोशिका की तुलना में ये क्या होती है? बड़ी होती है। इसका आकार छोटा होता है, इसका आकार यह आकार में क्या होती है? बड़ी होती है। इसमें आपको बताया था कि सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? सेल वॉल एब्सेंट, यानी कोशिका विकसित नहीं होती है, या फिर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन कैसी होती है दोस्तों? कठोर। कैसी होती है? कठोर अवस्था में। कैसी होती है? कठोर। तीसरा टॉपिक देखो, इसमें एक किंतु एक लग रहा है, किंतु अति जटिल और विशिष्ट गोल्जी उपकरण प्रेजेंट होता है, यानी हाईली कॉम्प्लेक्स। क्या दोस्तों? हाईली कॉम्प्लेक्स। इसमें होता तो गोल्जी एक ही है, गोल्जी उपकरण एक होता है, लेकिन वो कैसा होता है? हाईली कॉम्प्लेक्स। कैसा होता है? हाईली कॉम्प्लेक्स, यानी बहुत ही ज्यादा जटिल होता है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है। जबकि प्लांट सेल में गोल्जिकाएं तो होती हैं, लेकिन प्लांट सेल में उनकी कई सारी सरल इकाइयां होती हैं। क्या होती है? उनकी कई सारे सरल इकाई। इसमें जटिल इकाइयों में पाया जाता है, इसमें सरल इकाइयों में पाया जाता है। और वो जो सरल इकाइयों में पाया जाता है उन्हें बोलते हैं डिक्टायोसोम। क्या बोलते हैं? डिक्टायोसोम कहा जाता है। समझ में आ गया दोस्तों? डिक्टायोसोम कहा जाता है। समझ में आ गया? दोबारा देखो, सामान्य आकार में छोटी, जबकि तुलना में बड़ी होती है। सेल वॉल एब्सेंट होती है, किसमें? एनिमल सेल में। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कठोर अवस्था में रहती है। लेकिन जो गोल्जी उपकरण है वो इसमें जटिल अवस्था में पाया जाता है, किसमें? एनिमल सेल में। लेकिन जो प्लांट सेल है उसमें क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? गोल्जी उपकरण की कई सारी सरल इकाइयां पाई जाती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? डिक्टायोसोम। क्या बोलते हैं? डिक्टायोसोम। क्या बोलते हैं? डिक्टायोसोम। स्क्रीनशॉट ले। देखो दोस्तों, आगे देखो, न्यूक्लियस यानी केंद्र। क्या दोस्तों? न्यूक्लियस केंद्र, यानी जो यूकेरियोटिक कोशिका में पहला टॉपिक करने जा रहे हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, केंद्र। सबसे बड़ी बात, जो कोशिका का जो सबसे बड़ा भाग होता है, क्या होता है? केंद्रक होता है। न्यूक्लियस केंद्रक क्या होता है दोस्तों? मान लो ये आपकी क्या हो गई? कोशिका हो गई, और इसके बीच में जो पाया जाता है इसे बोलते हैं केंद्रक। क्या? केंद्रक। और इस केंद्रक के बीच में क्या पाए जाते हैं? ये धागेनुमा संरचना और पाई जाती है, इसे बोल रहे हैं डीएनए। क्या बोलते हैं? डीएनए, गुणसूत्र जिसे बोलते हैं। ठीक है। और इसके बीच में भी द्रव पाया जाता है, इसके बीच में भी जो द्रव पाया जाता है। और ये जो क्या होते हैं? न्यूक्लियर पोर, यानी न्यूक्लियर पोर। ठीक है दोस्तों। अब देखो, कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? केंद्रक होता है। क्या होता है? कोशिका का सबसे बड़ा भाग केंद्रक होता है। क्या होता है दोस्तों? केंद्रक होता है। ठीक है। दूसरा, इसकी डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की? 1838 में। कब की दोस्तों? 1838 में। कब की? 1838। इसकी डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी? 1838 में दोस्तों। कब की थी? 1838 में। तीसरा टॉपिक देखो इसका, डीएनए आरएनए गुणसूत्र इसके कहां पाए जाते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया, यह आपका केंद्रक, इसके अंदर धागेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे गुणसूत्र या डीएनए कहते हैं। इसके अंदर आपका डीएनए आरएनए पाया जाता है, जिसके कारण क्या दोस्तों? जिसके कारण इसे आनुवांशिकता का क्या बोलते हैं? केंद्र भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? आनुवांशिकता का केंद्र भी बोला जाता है या कहा जाता है। आनुवांशिकता को इंग्लिश में बोलते हैं हेयरडिटी। क्या बोलते हैं? हेयरडिटी। क्या बोलते हैं दोस्तों? हेयरडिटी।
इस धागे नुमा संरचना पाई जाती है केंद्र के अंदर, जिसे क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। इसमें गुणसूत्र में डीएनए आरएनए उपस्थित होते हैं, जिसके कारण इसे आनुवंशिकता क्या बोलते हैं, केंद्र कहा जाता है। चौथा, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्रेन मैनेजर और कंट्रोलर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो केंद्रक है ना, यही सारे कार्य को संपादित करवाने में मदद करता है, यह आदेश देता है। क्या बोलता है, क्या बोलता है ये केंद्रक, लाइसोसोम अपना कार्य कर, ठीक से कर। ये इसको लाइसोसोम को वो देगा, क्या करेगा, आदेश देगा। प्लस किसको देगा, इसके अंदर और भी जो कोशिकाएं होती हैं, और भी शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती है, कोशिका के अंदर जो और भी पार्ट्स होते हैं, जैसे गोल्जी काय, तारक काय, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सबको आदेश या इन सबको मैनेज करने का और नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, कौन करता है, आपका क्या करता है, केंद्र करता है। कौन करता है, कौन करता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ब्रेन मैनेजर और कंट्रोलर भी कहा जाता है। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब आप, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, केंद्र में पढ़ चुके हैं। अब दूसरा टॉपिक है प्रोटोप्लाज्म। क्या दोस्तों, प्रोटोप्लाज्म। क्या दोस्तों, प्रोटोप्लाज्म यानी हिंदी में बोलते हैं इसको जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। अब देखो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सुनना गौर से दोस्तों। मान लो ये आपकी क्या है, कोशिका, ठीक है, ठीक है, और इसके अंदर आपका हो गया केंद्र। क्या हो गया, केंद्र, ठीक है। अब जो इसके अंदर जो द्रव है, ठीक है, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। बोला ना साइटोप्लाज्म, हमने पढ़ा था पहले, कोशिका के अंदर जो द्रव पाया जाता है वो साइटोप्लाज्म पाया जाता है। दूसरा, इसमें जो बीच में जो केंद्रक होता है, इसके अंदर भी कुछ द्रव भरा होता है डीएनए आरएनए के बीच बीच में, इसे बोलते हैं आप न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जो इसका और इसका द्रव है, इसी को मिश्रण रूप से क्या बोला जाता है? इसी को मिला के क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्म। क्या दोस्तों? प्रोटोप्लाज्म। क्या? प्रोटोप्लाज्म यानी कोशिका, यानी जीव द्रव्य। कोशिका द्रव्य। क्या दोस्तों? कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म का मतलब हो गया कोशिका द्रव्य। क्या हो गया? कोशिका द्रव्य। क्या? कोशिका द्रव्य। और हो गया केंद्रक द्रव्य। ठीक है दोस्तों, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोला जाता है दोस्तों? प्रोटोप्लाज्म। दूसरा देखो, यह द्रव पूरी सेल में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पूरी कोशिका में पाया जाता है। ये नहीं कि केवल यहीं पाया जाएगा, केवल यहीं पाया जाएगा, पूरी सेल में क्यों पाया जाएगा? क्योंकि केंद्र के बाहर भी जो द्रव है वो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, और केंद्र के अंदर जो द्रव है उसे उसके अंदर क्या भरा हुआ है? न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है, केंद्रक द्रव भरा हुआ है। तो ये इसमें भी पाया जा रहा है और इसमें भी पाया जा रहा है, तो ये पूरी कोशिका में पाया जाता है। याद रखना दोस्तों, इसकी जो खोज है किसने की थी? पुरकिंजे ने। किसने की थी दोस्तों? पुरकिंजे ने की थी। डिस्कवर बाय किसने किया था? पुरकिंजे। किसने किया था? पुरकिंजे। किसने किया था दोस्तों? पुरकिंजे। और इस पुरकिंजे ने क्या बोला? इसे क्या बोला दोस्तों? इस पुरकिंजे ने कि इसे कोशिका का सजीव द्रव भी कहा जाता है। क्या बोला पुरकिंजे ने? भाई डिस्कवरी तो किसने की थी? इसकी केंद्रक ये प्रोटोप्लाज्म की किसने कर दी? प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे ने कर दी। इसने फिर बताया कि इसे, जो ये प्रोटोप्लाज्म है, इसे सेल का यानी कोशिका का सजीव द्रव्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का सजीव द्रव्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी सुनो दोस्तों। मान लो, सपोज करना दोस्तों, क्या करना? सपोज करना, मान लेना कि अगर ये जो द्रव है, क्या ये जो द्रव है जो इसके अंदर भरा हुआ है, कौन सा? प्रोटोप्लाज्म। कौन सा? प्रोटोप्लाज्म। कौन सा दोस्तों? प्रोटोप्लाज्म यानी प्रोटोप्लाज्म का मतलब हो गया जीव द्रव्य। क्या दोस्तों? जीव द्रव्य। क्या दोस्तों? जीव द्रव्य। ये प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य है, अगर कोशिका का क्या निकल जाए दोस्तों? बाहर निकल जाए। क्या निकल जाए? बाहर निकल जाए। क्या निकल जाए? बाहर निकल जाए तो क्या हो सकता है? क्या होगा? तो सेल क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डेड। क्या हो जाएगी? सेल डेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सेल डेड हो जाएगी। भाई पुरकिंजे ने इसकी खोज कर दी। क्या कर दिया? खोज। फिर इसने बता दिया, क्या बता दिया दोस्तों, कि ये जो प्रोटोप्लाज्म है, ये जो कोशिका द्रव्य है, इसे कोशिका का सजीव द्रव्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सजीव द्रव्य। वो क्यों कहा जाता है दोस्तों? अगर ये जो सजीव द्रव्य है कोशिका के बाहर निकल जाए, गलती से भी बाहर निकल जाए, तो क्या होगा? कोशिका मर जाएगी। क्या होगा? कोशिका मर जाएगी, जीवित ही नहीं रहेगी कोशिका। ठीक है, इसलिए इसे क्या, यानी सेल डेड हो जाएगी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे सजीव द्रव्य कहा जाता है। किसका? प्रोटोप्लाज्म। दोबारा सुनो, प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, जो केंद्रक का द्रव है और कोशिका का द्रव, इसको मिलाकर क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। यह द्रव पूरी कोशिका में भरा जाता है, तो केंद्र में पाया जाता है और उसमें पाया जा रहा है। डिस्कवरी किसने की? पुरकिंजे ने। इसने क्या बताया कि ये कोशिका क्या पाया जाता है? सजीव द्रव कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पुरकिंजे ने क्या बताया? कोशिका का सजीव द्रव्य से कहा जाता है।
और एक क्यों कहा जाता है सजीव द्रव्य? अगर ये द्रव्य शरीर के बाहर निकल जाए, क्या निकल जाए? शरीर के बाहर निकल जाए तो कोशिका क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। अब तीसरा टॉपिक है अपना माइटोकॉन्ड्रिया। क्या दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसकी खोज किसने की? तो सबसे डिस्कवरी बाय रिचर्ड ऑल्टमैन। किसने की? रिचर्ड ऑल्टमैन। किसने? रिचर्ड ऑल्टमैन। किसने? रिचर्ड ऑल्टमैन ने। कब की थी? 1894। कब की थी दोस्तों? 1894। माइटोकॉन्ड्रिया में एक विशिष्ट प्रकार का क्या पाया जाता है? स्वभाव पाया जाता है। वो कौन सा होता है कि उनमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग, क्या दोस्तों? सेल्फ रेप्लिकेंटर यानी आत्म प्रतिकृति। क्या दोस्तों? आत्म प्रतिकृति। क्या दोस्तों? आत्म प्रतिकृति। आत्म प्रतिकृति। आत्म प्रतिकृति इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग यानी आत्म प्रतिकृति अंग है। क्या कौन है अंग? आत्म प्रतिकृति अंग कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या लिखा है मैंने? माइटोकॉन्ड्रिया आत्म प्रतिकृति अंग है यानी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गन है। ये क्यों है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक विशेष प्रकार स्वभाव पाया जाता है कि ये अपने बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, किसके द्वारा? बाइनरी फ्यूजन के द्वारा। किसके द्वारा? माइटोकॉन्ड्रिया में स्वभाव पाया जाता है क्योंकि ये अपने क्या करता है? बाइनरी फ्यूजन के द्वारा ये अपनी क्या पाए? अपने से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित हो सकते हैं। ये अपने बाइनरी फ्यूजन के द्वारा क्या करता है? विखंडन होता है। ठीक है, विभाजित होता है, जिसके कारण क्या होता है? ये कोशिका के अंदर एक से अधिक भी हो सकते हैं दोस्तों। क्या होता है? एक से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, ये होता है आत्म प्रतिकृति यानी स्वयं के प्रतिकृति बनाना। ठीक है, तीसरा टॉपिक देखो, इसमें वायवीय शोषण होता है। इसमें क्या होता है? वायवीय शोषण। इसमें क्या होता है दोस्तों? वायवीय शोषण यानी एस्पायरेशनली सिस्टम होता है। ठीक है, इसमें वायवीय शोषण होता है। ठीक है, इसमें वायवीय शोषण क्यों, कैसे होता है? ये वायवीय शोषण के द्वारा, क्या? माइटोकॉन्ड्रिया वायवीय शोषण के दौरान, माइटोकॉन्ड्रिया वायवीय शोषण के दौरान अपने क्या होता है? 38 एटीपी। क्या दोस्तों? 38 एटीपी ऊर्जा बनाती है। क्या करती है? 38 एटीपी की ऊर्जा निकलती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वायवीय शोषण होता है जिसके दौरान 38 एटीपी, कितने? 38 एटीपी की ऊर्जा निकलती है जो कि किसके रूप में होती है? ग्लूकोज के रूप में। किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में। किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में। इस 38 एटीपी के कारण जो ऊर्जा मुक्त होती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पावर हाउस। क्या दोस्तों? पावर हाउस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर वायवीय शोषण होता है जिसके फलस्वरूप 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होते हैं। किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में। और इसी कारण इसे पावर हाउस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। हिंदी में बोले तो क्या दोस्तों? कोशिका का शक्ति ग्रह। क्या दोस्तों? कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे मैं यहां लिखता हूं छोटे से शब्दों में, इसे श्वसन स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल का श्वसन स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल का क्या कहते हैं? श्वसन स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल का श्वसन स्थल कहते हैं।
ठीक है, अब आगे देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए, अच्छा दोस्तों एक बात और सुनो, मैंने आपको पढ़ाया केंद्रक में क्या पाया जाता है। आपको मान लो यह आपका केंद्रक है, इसके अंदर क्या पाया, एक धागेनुमा संरचना पाई जाती है बहुत सारी, इसे क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। गुणसूत्र डीएनए आरएनए इसमें पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं या एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न आ जाए और आते हैं, ठीक है, कि क्या माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है क्या। दोस्तों एक प्रश्न और पूछ रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रक में जो डीएनए पाया जाता है वो तो आप मैंने आपको बता दी, क्या माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। दोस्तों इसका जवाब है हाँ, पाया जाता है, लेकिन बट क्या दोस्तों, जो केंद्रक के अंदर जो डीएनए पाया जाता है ये आपकी क्या हो गई, कोशिका, ये हो गया आपका केंद्रक। ठीक है, इस केंद्रक के अंदर जो डीएनए पाया जाता है, क्या दोस्तों, डीएनए क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। इस केंद्रक के सेल के अंदर जो केंद्रक है उसके अंदर जो डीएनए पाया जाता है ना दोस्तों, वो किस किस के डीएनए होते हैं, एक तो होता है फादर और एक होता है मदर। क्या दोस्तों, फादर और मदर का डीएनए पाया जाता है, जबकि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए पाया जाता है ना दोस्तों, वो मदर का डीएनए होता है। किसका, मदर, माता जी का डीएनए होता है। साहब किसका डीएनए होता, माता जी का, मदर का डीएनए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए किसका पाया जाता है, मदर का डीएनए पाया जाता है। किसका पाया जाता है, मदर का डीएनए। लेकिन दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किसका डीएनए पाया जाता है, मदर का। किसका, मदर का। बट यहाँ पर प्रश्न कहां फंस गया कि केंद्रक में भी डीएनए होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। कहां कहां होता है, केंद्रक में भी डीएनए होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। फर्क क्या है दोस्तों, कि जो केंद्रक के अंदर जो डीएनए होता है, किसके अंदर, केंद्रक के अंदर, किसके अंदर, केंद्रक के अंदर जो डीएनए होता है वो फादर और प्लस मदर का होता है। किसका होता है, फादर प्लस मदर का डीएनए होता है। बट यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है और किसका होता है, मदर का पाया जाता है। किसका होता है, मदर का पाया जाता है। तो आप यहाँ नोट करके लिख लो, ठीक है, नोट करके लिख सकते हो आप, नोट, ठीक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण है, केंद्रक के अंदर, क्या दोस्तों, केंद्रक के अंदर डीएनए फादर प्लस मदर का डीएनए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए है मदर का होता है। नोट करके लिख लो दोस्तों, जो केंद्रक के अंदर जो डीएनए उपस्थित है फादर प्लस मदर का होता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है ना, वो किसका होता है, सिर्फ मदर का। किसका होता है, मदर का। किसका होता है, मदर का। दोबारा देखो, माइटोकॉन्ड्रिया यानी इसे पावर हाउस ऑफ, किसका, पावर हाउस कहा जाता है। किसका, पावर हाउस किसका कहा जाता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। किसका, माइटोकॉन्ड्रिया को किसका क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, पावर हाउस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यानी पावर हाउस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। दोबारा डिस्कवरी आपकी की थी किसने, रिचर्ड ऑल्टमैन ने। कब थी, 1894 में। याद रख लेना, ऐसे कैसा प्रश्न आता है, पिछले एग्जाम में आया हुआ है रेलवे ग्रुप डी। इसमें क्या, रेलवे ग्रुप डी पिछले एग्जाम में आया हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब की और किसने की। प्रश्न यह आया था कि कब की, प्रश्न क्या आया था, कब की थी, 1894 में। सीधा सीधा प्रश्न आता है जनरल साइंस के अंदर। डिस्कवरी ऑफ किसकी, रिचर्ड ऑल्टमैन की। किसकी, रिचर्ड ऑल्टमैन ने की थी 1894 में। इसमें क्या पाया जाता है, एक विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है, आत्म प्रतिकृति का। किसका दोस्तों, आत्म प्रतिकृति का, यानी सेल्फ रेप्लिकेटिंग का, मतलब अपने जैसी और प्रतिकृति बनाना।
यानी कोशिका के अंदर ये एक अगर माइटोकॉन्ड्रिया हुआ है तो ये अपनी प्रतिकृति बनाकर उसमें 1 से 2 भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसके इसके अंदर वायवीय शोषण होता है। इस वायवीय शोषण के दौरान एटीपी ऊर्जा यानी ग्लूकोज के रूप में निकलती है, जो हमारे शरीर को क्या देती है, ऊर्जा देती है। जो क्या देगी, हमारे शरीर को क्या देगी, शरीर को ऊर्जा देगी। जो हमारे शरीर को क्या देगी, ऊर्जा देगी। क्या देगी दोस्तों, ऊर्जा देगी। इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। कोशिका का शक्ति गृह क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। और इसे सेल का शोषण स्थल भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सेल का शोषण स्थल। क्यों कहते हैं, क्योंकि वायवीय शोषण होता है यहाँ पर। माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है मदर का पाया जाता है, अभी बताया मैंने। लेकिन जो केंद्रक में जो डीएनए होता है फादर और मदर का, दोनों का उपस्थित होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, ऐसी मजेदार वीडियो, ऐसी जीएस पढ़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे YouTube चैनल को, और डेली आपको यहाँ पर वीडियो मिलेंगी। बस माफी चाहता हूँ कि 2 दिन आपको वीडियो का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ एक्स्ट्रा वर्क में था। दोस्तों सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन पे क्लिक करने से क्या होगा, आपके पास जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा दोस्तों, या आपके पास जो डेली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा, जिससे आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों ग्रुप डी के लिए इससे बेहतर जगह कहीं नहीं। कृपया आइए हमारे चैनल पर और दमदार तरीके से पढ़िए। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।